गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चे, आज हम स्टैंडर्ड 11th सब्जेक्ट हिंदी और पोएम नंबर 4 पढ़ेंगे। पोएम के नाम है वह आँखें और इस पोएम को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो आइए सुमित्रा नंदन पंत के बारे में थोड़ा समझते हैं। इनके बारे में समझने से पहले ऊपर 3 लाइन दी है, चलो पहले इसे पढ़ लेते हैं। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर ना समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। मतलब यहाँ बच्चों समझा रहे हैं कि कविता के लिए चित्र और भाषा दोनों की ज़रूरत पड़ती है और उसके शब्द जो है वो सस्वर होने चाहिए ताकि सभी साम्य स्वर में उसको बोल सके। और जो बोलते हों सेब की तरह, जिनके रस हो और उनकी जो लालिमा है वो अंदर इतना ज़्यादा हो कि भीतर जब अंदर जो है ना समा सके, जिसके कारण उसकी लालिमा बाहर दिखाई पड़े। तो कविता बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। पल्लव की भूमिका से जो है इस पंक्ति को लिया गया है। आइए सुमित्रा नंदन पंत के बारे में समझते हैं। इनका मूल नाम है गोसाई दत्त। सुमित्रा नंदन का जो मेन नाम है बच्चों वो है गोसाई दत्त। जन्म इनका हुआ 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ग, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चाँद, लोकायतन आदि। इनको सम्मान मिला है इस कृतियों पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। मृत्यु उनकी सन 1977 में हुई। तो आइए बच्चों अब समझते हैं। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया था। तो बच्चों जो है पहली बात ये है कि ये जो कवि हैं जितनी भी कविताएं लिखते हैं प्रकृति से संबंधित लिखते हैं और ये छायावादी कवि में से एक माने जाते हैं। जो छायावादी 4 स्तंभ है उसमें से एक माने जाते हैं। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई और युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही इन्होंने छोड़ दी और उसके बाद स्वतंत्र लेखन करने लगे, अर्थात साहित्य से जुड़ गए। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर देखने को मिलता है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी इन्होंने, फिर पल पल परिवर्तन, प्रकृति प्रवेश इन्हें जो है जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वह आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर के मानो तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी इन्होंने लिखे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। कहने का मतलब ये सब भी इन्होंने लिखे। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विचार से विमर्श तक का बातचीत लिखा गया। पंत जी भाषा के बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा यानी बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। और ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया है। मतलब इन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं वो खड़ी बोली में आपको देखने को मिलेंगी और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का इन्होंने समर्थन भी किया है। प्रस्तुत कविता वह आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। प्रगतिशील मतलब बच्चों जो विकास की तरफ जो है आगे बढ़े। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। मतलब ये जो कविता लिखे है वह आँखें नाम की, इस कविता में विकास जो है वो किसानों के लिए के बारे में बताया गया है और उनके लिए विकास कुंठित हो जाता है। बड़े बड़े अमीर जो लोग होते हैं उनका शोषण करते हैं, जिसके कारण जो है चलते वो विकास नहीं कर पाते हैं। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को जो है बहुत दुखी करता है। और दुख की बात तो यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। मतलब सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि किसानों को ध्यान में रखकर जो व्यवस्थापक है या जो व्यवस्था निर्णायक ने किया है उसका हस्तक्षेप बराबर जो है उनके पक्ष में नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की जो वर्गीय चेतना का एक खाका है, मतलब एक खाका मीन्स होता है उसकी बिंब परछाई, वो यहाँ पे प्रस्तुत करती है। तो ये थी उनकी जो है परिचय। अब हम पढ़ते हैं कविता वह आँखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन,
भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रोदन। यहाँ पे कवि कह रहे हैं अंधकार की गुफा के जैसी उन आँखों से डरता है मन। ये आँख जो है अंधकार की गुफा जैसी किसकी है बच्चों? किसानों की। और ऐसे किसानों की आँखों को देख करके हमारा मन डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दूर दूर तक अगर देखा जाए तो गरीबी और कठोरता ही नज़र आती है। दैन्य दुख का नीरो रोदन, और हमेशा उसमें दुख और रोना, चिल्लाना, पीटना, वेदना ही जो है उनकी आँखों में दिखाई पड़ती है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सादृश वह किसका। मतलब कह रहे हैं वो स्वाधीन किसान है। स्वाधीनता के बाद जो है, यानी हमारा देश जब गुलाम था अंग्रेज़ों का, और उसके बाद जब स्वतंत्र हो जाता है उसके बाद का किसान है, फिर भी आज उसका शोषण हो रहा है। उसकी आँखों में जो अभिमान भरा हुआ था वो उसे मझधार में छोड़कर संसार के कगार पर बहने को जो है उतावल हो रहा है, ख़त्म होने को उतावल हो रहा है। मतलब आज वो किसान स्वाधीन होकर भी शोषण रूपी संसार के जो है कगार पर खड़ा है, जो कभी भी सागर में बह सकता है। ऐसी हालत हो गई है उस किसान की। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल, अब वह जिनसे हंसती थी उनके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से। लहराते हुए खेत दृगों में, दृग यानी नैन होता है बच्चों। जो खेत किसान के कभी लहलहाते थे आज वो आँखों में दिख रहे हैं। और कैसे दिख रहे हैं कि जैसे पहले उनके सामने खेत लहलहाते थे, अब वो सिर्फ उनके आँखों में दिख रहे हैं, मन में बसे हुए हैं। और उस खेत से अब वो किसान जो है बेदखल हो चुका है, जिससे उसके जीवन की सारी हंसी हंसती थी, खिलती थी, और जिसके छूने से उसका तिनका तिनका हरियाली से भर जाता था, वो सब चीज़ों से आज किसान जो है बेदखल हो गया है, अर्थात उससे खेत छीन लिए गए हैं। आँखों में घूमा करता, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कर कूनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब यहाँ बात की जा रही है जो जमींदार लोग होते हैं और गरीब एक अत्याचार करते हैं किसानों पर, उनका शोषण करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं आँखों में ही घूमा करता है उसकी आँखों का तारा, यानी आँखों में किसके? किसान की आँखों में हमेशा घूमा करता है उसकी आँखों का तारा, अर्थात उसका बेटा। और वो बेटा जो जमींदारों की लाठी से मार खा खा कर के जवानी में ही मर गया है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। आगे क्या हालत होती है कि जमींदारों ने क्या किया, महाजनों ने क्या किया, उसके बेटे को मार डाला, और जो है वो मारने के बाद उसका खेत बाड़ी सब ले लिया। उसके बावजूद भी किसानों को नहीं छोड़ रहे हैं। क्या किया कि उनका घर भी बेच दिया, द्वार भी बेच दिया महाजनों ने। उसके जो है ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, सब कुछ उसका बेच दिया है, सब कुछ उससे दूर कर दिया है। और रह रह कर किसानों की आंखों में वो बात चुभ रही है कि जो उसके बर्दों की, यानी बैल जो होते हैं, 2 जोड़ी में बैल होते हैं जो खेत को जोतते हैं, उन बैलों को भी तक नहीं छोड़ा है, उसको भी कुर्क कर दिया, अर्थात उसको भी जो है उठाकर ले गए हैं, बेच दिए हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब किसान के पास एक गाय थी जिसका नाम है उजड़ी बच्चों। उजड़ी नाम की एक गाय थी, वो किसान के अलावा किसी को अपने पास दूध निकालने के लिए नहीं आने देती, और कोई मजाल हो उसके पास जाकर दूध निकाल लेता। लेकिन आज वो सारी बातें किसान के आंखों में नाचा करती है, अर्थात घूमा करती है, किसान की आंखों के सामने सोचते हैं तो आ जाती है कि उजड़ गई उसकी सुख की खेती, अर्थात उसका खेती बाड़ी भी गया, घर द्वार भी गया, उसके बैल भी गए, और उसकी उजरी नाम की गाय भी जो है उससे दूर हो गई। ये सारी बातें सोचता है किसान तो उसके आंखों के सामने नाचने लगते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब यहाँ आगे क्या कह रहे हैं, किसान की ऐसी हालत हो जाती है कि उसके घर की जो घरनी अर्थात उसकी पत्नी होती है वो बीमार हो जाती है, और बिना दवाई के कारण जो है, यानी बिना दवाई दर्पण के, यानी किसान के पास तो कुछ बचता है नहीं कि उससे दवा खरीद कर लाए, पैसे लाए या कहीं से या दवा खरीद कर लाए, जिसके कारण वो बेचारी स्वर्ग चली जाती है, अर्थात मर जाती है।
ये बात जब किसान सोचता है कि हमारी आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे घर की जो घरनी अर्थात हमारी पत्नी है बीमार है, उसके दवा दर्पण के लिए हमारे पास पैसे नहीं और हमारे सामने वो घुट घुट के मर रही है, तो उसके आंखें भर आते हैं किसान की ये बात देख देख कर, सुन सुन कर, सोच सोच कर। देख रेख के बिना अब उसके पास जो है 2 साल की बच्ची होती है, देख रेख के बिना दुधमुही बच्ची होती है जो सिर्फ अभी माँ का दूध पीती है। वो बच्ची भी 2 दिन के बाद क्या होती है, माँ के मरने के बाद वो भी मर जाती है। क्यों मर जाती है बच्चों? क्योंकि वो माँ की दूध ही पीती है और माँ का दूध ना मिलने के कारण रो रो करके देखभाल अच्छी तरह से नहीं हो पाता, इसलिए 2 दिन के बाद माँ के मरने के बेटी भी मर जाती है। घर में विधवा रही पतोहू, लचपी थी यद्यप पातिन घातिन, पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब जो उसका बेटा था किसान का, उसको तो कारकुनों अर्थात जमींदारों ने मार डाला था लाठी मार मार के, तो उसकी पत्नी घर में जो है विधवा बनकर रह रही थी। उसका नाम था लक्ष्मी, लेकिन लोग उसको क्या कह रहे थे कि पति घातिन है, अर्थात ये कुल नाशनी है, पति नाशनी है, पति को खा गई अपने। तो एक दिन कोतवाल ने उसको अपने यहाँ किसी कारणवश से मंगवाया, पकड़वाया कि पकड़कर उसकी पत्नी को लेकर आयो। तो वो जो है अपने इस कलंक को सह नहीं पाई बेचारी और गई कुएं में डूब करके एक दिन मर गई, यानी वो भी मर गई। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन अब यहाँ किसान क्या कह रहा है कि कोई बात नहीं, वो तो बहू थी घर की, और घर की बहू को बच्चों उस ज़माने में भी और आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि पैर की जूती ही लोग समझते हैं। तो किसान क्या कह रहा है कि कोई बात नहीं, वो तो खैर पैर की जूती थी, वो चली गई। अगर मेरा बेटा ज़िंदा होता तो कोई दूसरी भी बहू आ जाती, हम दूसरी शादी कर देते, उसकी चिंता मुझे नहीं है। पर जवान लड़के की सुध जब मैं कर लेता हूँ, याद कर लेता हूँ कि मेरा बेटे को किस तरह से मार मार कर मार डाला, तो मेरे जो है छाती पर सांप लौटने लगते, मेरी छाती फटने लगती, अर्थात मुझे ईर्ष्या होता और मुझे बहुत दुख होता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो यही सब किसान जब बैठे बैठे सोचता है, तो पिछली सारी बातें जो सुख भरी बातें होती हैं वो जब सोचता है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, क्षण भर के लिए बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आता है तो उसका मन जो है पूरा शून्य में एकदम समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। और जो उसकी सुख भरी वो यादें होती हैं उसके आँख में नोक की तरह जो है चुभने लगती हैं फिर। तो बच्चों ये था पूरा पोएम, मैंने समझा दिया है। इसको एक बार 2 बार पढ़ना आप लोग और इसके भावार्थ को, इसके शब्दार्थ को अच्छे से लिखना। और दूसरी बात, नीचे आता है अभ्यास। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को भी आपको करना है। जैसे कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों को डरता है मन, आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है, तो ये इसी के आधार पे समझाना है कि हमारा शोषण ना हो जाए। अमीरों लोगों से डर लगता है। ये उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है, तो ये किसानों की ओर संकेत किया गया है कि किसान की आँखों की बात हो रही थी। कवि को उन आँखों से क्यों डर लगता है? क्योंकि उसमें जो है चारों तरफ निराशा, अंधकार और गरीबी ही दिखती है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों नहीं किया है? क्योंकि उससे कोई डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? इसलिए कि जो है पहले के ज़माने में जिस तरह से किसानों के साथ भेदभाव होता था, उनका शोषण होता था, शोषण से भी लोगों का, अमीरों का जी नहीं भरता था, तो उनके परिवार के परिवार तबाह कर देते थे, नष्ट कर देते थे। इसीलिए जो है उनके बारे में ये सारी बातें बताई हैं। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तब भी क्या कविता लिखता? हाँ, तब भी लिखता। जो है इन आँखों से नहीं डरता तो भी ये कविता को लिखता और संसार को, समाज को ये बताता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो जमींदारों लोगों को बताया गया है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है, इसमें किसान के किन पिछले सुख की ओर संकेत किया गया है? तो जब उसकी पत्नी, बहू, बेटे, उसकी गाय, उसके बैल, खेत बाड़ी जब उसके साथ होते हैं और वो अपना आनंद पूर्वक जीवन सबके साथ जीता है, बिताता है, तो वो बातें की गई हैं। पिछले का मतलब यही सब है। और उसके बाद जब ये शुद्ध कब करता है? जब उसके घर से उसकी खेती बाड़ी, उसके बैल, पत्नी, उसकी बेटी और उसके बेटे सब मर जाते हैं, उसकी बहू मर जाती हैं, तो वो बैठकर ये पिछली बातों को सोचता है और थोड़ी देर के लिए वो खुश होता है। तो इस तरह से बच्चों ये सारे जो है शब्दार्थ है और भावार्थ है और संदर्भ सहित देखो नीचे दिया गया आशय स्पष्ट कीजिए, इसका भी भावार्थ ही आएगा, इसको भी लिखना है। और ये शब्द छवि है, ये सारी चीज़ों को लिख करके आपको याद करना है
इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ नई वीडियो मिलता रहे। ओके, थैंक यू।